इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अगर फ्लक्स की बात करें हम लोग, तो ये फ्लक्स क्या होता है या इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ये मेजर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का किसी एरिया से पास करता हुआ। अगर इसका डेफिनेशन लिखा जाए तो इट इज द मेजर ऑफ इट इज द मेजर ऑफ मेजर ऑफ फ्लो ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड flow of electric field through a given area, through a given area. It is measure of flow of electric field through a given area. अगर फ्लक्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स is proportional to is proportional is proportional to number of electric field lines, number of electric field lines, number of electric field lines going through a perpendicular surface, number of electric field lines passing through or going through, passing through a perpendicular surface, perpendicular surface, perpendicular surface. अगर मैथमेटिकली फ्लक्स को डिफाइन करना है, अगर मैथमेटिकली फ्लक्स को डिफाइन करना है, मैथमेटिकली अगर फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइंड किया जाए तो फ्लक्स जो होता है ये होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ई एंड एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, इसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चाहो तो आप इसको लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया। एरिया वेक्टर क्या होता है बेटा, मान लो अपने पास कोई सरफेस है, मान लो सपोज अपने पास कोई सरफेस है, यही सरफेस हो गया, तो एरिया वेक्टर क्या होता है, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड इससे अवे, तो इस सरफेस पे परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम द सरफेस, इस सरफेस से परपेंडिकुलर अवे फ्रॉम द सरफेस। तो अगर इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन की बात की जाए या ये वेक्टर किधर होता है, तो मैग्नीट्यूड तो इसका एरिया के बराबर ही होता है, ये है इसका मैग्नीट्यूड, बट एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, वो परपेंडिकुलर होता है। ये है अपने पास क्या, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स को थोड़ा सा और हम लोग अगर फील करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो बेटा क्या है, मान लो अपने पास ये पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, तो बारिश हो रहा है, और यहां पर आपको मैंने बोला एक गिलास में पानी भर लो जिसका दोनों पोर्शन कट किया हुआ है, जिसके दोनों पोर्शन कट किए हुए हैं, मतलब यहां पर बॉटम फेस है ही नहीं, कट किया गया है। तो होगा क्या बेटा, तब होगा क्या, जितना पानी अंदर आ रहा था उतना ही पानी निकल जाएगा, जितना पानी अंदर आ रहा था उतना ही पानी निकल जाएगा। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि the amount of liquid which is entering inside is equal to amount of liquid which is going outside, ये हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसी लॉजिक पे बेस्ड थोड़ा सा हम लोग और बात करेंगे। मान लो अभी मैंने इस केस में दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ यूं, तो मान लो सपोज सपोज ये है मेरे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी मैंने लिया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर यहां पर कोई एक कंडक्टर रखा हुआ है, मान लीजिए ये कोई कंडक्टर, सपोज सर्कुलर लूप ही मैंने रख दिया, सर्कुलर लूप रखा हुआ है, तो इस सर्कुलर लूप को अगर मैं देखूं, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अगर अभी इस केस में मुझसे फ्लक्स पूछा जाए तो मैं क्या बोलूंगा, ई इंटू ए कॉस ऑफ जीरो, तो कॉस ऑफ जीरो कितना होता है, वो तो
किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो आप E इंटू एरिया लिख सकते हैं इस केस में। ठीक है। एक कंपटीशन में सवाल पूछा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस केस में एक स्क्वायर प्लेट कुछ इस प्रकार से रखा गया है। एक स्क्वायर प्लेट जिसका कोई साइड होगा, सपोज ए साइड ही होगा, मान लो ए साइड है, वो कुछ इस प्रकार से रखा है कि वो वर्टिकल से एंगल बना रहा है थीटा। तो अपने से पूछा गया कि फ्लक्स बताएं। तो देखो बेटा, फ्लक्स एरिया वेक्टर क्या होता है, जो भी सरफेस है उससे परपेंडिकुलर है, तो ये रहेगा एरिया वेक्टर अपना। अब इस एरिया वेक्टर का अगर आप प्रोजेक्शन लेते हैं, इस एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन लेते हैं या इस एरिया का प्रोजेक्शन लेते हैं सो दैट ये एरिया वेक्टर अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए, तो कुछ इस प्रकार से होगा वो इसका प्रोजेक्शन, एरिया का प्रोजेक्शन। तो अगर एरिया आपने ए निकाल लिया है तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। सिमिलरली दूसरा तरीका आप क्या देख सकते हैं, अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा के बराबर ही होगा। तो इसका प्रोजेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा, ए कॉस थीटा। तो इसके लिए अगर फ्लक्स निकाला जाए, इस केस में फ्लक्स निकाला जाए तो कितना होगा, ई ए कॉस थीटा के बराबर। थीटा की जो भी वैल्यू रखी हो हम लोग रख सकते हैं, एरिया के लिए हम लोग रख सकते हैं ए स्क्वायर। तो ये अपना आंसर आ जाएगा उस केस के लिए। ठीक है, कि अगर सवाल में पूछा हो कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो, तो पूछा हो कि आपसे बताएं कि कितना होगा फ्लक्स का वैल्यू, तो आप इस मेथड से आराम से बता सकते हैं कि अपने को क्या लेना है, बस प्रोजेक्शन को देखना है। अगर प्रोजेक्शन अपने को दिख गया तो फिर अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है। डिफरेंट सिचुएशंस अपने पास दी गई हैं। पहला सिचुएशन दिया गया है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जिसमें ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अपना जो लूप है वो ऐसे रखा हुआ है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड लूप ऐसे रखा है। तो इस केस में फ्लक्स अपने को बताना है पहला। दूसरा, अपने को लूप कुछ इस टाइप का है, ये है लूप, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ये थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, ये थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहा, ये थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहा, ये थीटा एंगल वर्टिकल से बना रहा। तीसरा तीसरा कि यहां पर मान लो एक कोन रख दिया गया, एक कोन रख दिया गया किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक कोन रख दिया गया। ठीक है, तो इन तीनों केस के लिए अपने को फ्लक्स निकालना है। बताइए, फर्स्ट केस में ये जो लूप है, ये लूप है, इसका एरिया वेक्टर आप देखें तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से 90 डिग्री बना रहा। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, ई ए कॉस 90, कॉस 90 का मतलब ये हो गया ये फ्लक्स जीरो हो गया। सेम एज जैसे कि वो पानी का एग्जांपल था, मान लो पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है और यहाँ पे आपने जो आपका ग्लास था कुछ ऐसा रख दिया, तो क्या होगा, इसमें कोई भी पानी इससे क्रॉस नहीं करेगा, ये बात होगी। दूसरे आते हैं हम लोग सेकेंड केस पे। तो देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये वर्टिकल से कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये जो वर्टिकल है, वर्टिकल से थीटा एंगल बना रही है। अगर वर्टिकल से ये थीटा बना रही है एंगल, और एरिया वेक्टर किधर होता है, एरिया वेक्टर ये रहा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना हो गया, ई कॉस थीटा के बराबर। यानी सेकंड केस के लिए अगर हम लोग फ्लक्स लिखें तो ये किसके बराबर है, ई ए कॉस थीटा के बराबर। आइए इंपॉर्टेंट बात देखते हैं थर्ड केस के लिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस पार्ट का जो बॉटम वाला पोर्शन है बेटा, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इस डायरेक्शन में है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा एंड अवे फ्रॉम द सरफेस। अच्छा, बट जो पीछे वाला पार्ट है बेटा, इसका एरिया वेक्टर तो पीछे की तरफ है। अगर आप देखो, अब इस पूरे का प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे अगर, तो इस पूरे का प्रोजेक्शन भी क्या बनेगा, हर पार्ट का प्रोजेक्शन लेना है सो दैट ये परपेंडिकुलर हो। तो इस पूरे का प्रोजेक्शन आप ले रहे हैं, प्रोजेक्शन कैसे ले रहे हैं बेटा, यहां से अगर टॉर्च जलाया जाए तो इसका जो परछाई बनेगा, जो
शैडो बनेगा कोन का, वो भी एक रिंग के जैसा ही बनेगा और एग्जैक्टली सेम एरिया होगा। तो अगर मैं इस पोर्शन को लेफ्ट लिख दूं, इसको राइट लिख दूं, तो फ्लक्स इन लेफ्ट किसके बराबर होगा बेटा? वो होगा E इंटू ए इंटू कॉस 180 डिग्री के बराबर, यानी हो जाएगा माइनस E इंटू एरिया। अगर फ्लक्स राइट की बात करें तो वो किसके बराबर होगा? E इंटू ए इंटू कॉस 0 के बराबर होगा, यानी कि होगा ये ई ए के बराबर। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा बेटा? वो हो जाएगा फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट के बराबर हो जाएगा, जो कि 0 के बराबर होगा। यहां से एक बात याद रखना बेटा, अगर फील्ड लाइंस हैं वो दो जगह कट कर रही हैं, कहीं दो जगह किसी ऑब्जेक्ट को कट कर रही है, तो नेट फ्लक्स हमेशा 0 होगा। यहां से आप कोई भी फील्ड लाइंस लें, वो ऑब्जेक्ट को दो पॉइंट पे कट कर रही होंगी, दो पॉइंट पे कट करेंगी तो फ्लक्स हमेशा 0 होगा। याद करो वो पानी वाला ही एग्जांपल कि यहाँ पे अगर पानी गिर रहा है अपने पास और आपने आपने ये रखा है अपने पास कटा हुआ ग्लास, तो क्या होगा? जो पानी आ रहा है वो दो जगह कट कर रहा है या दो जगह से निकल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलिए? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी कंडक्टर को दो बार कट करता हुआ निकल रहा है, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू वहां पर कितना है? 0 है। ये आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखो इस सवाल को, सपोज ये है अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और यहाँ पर अपने पास कोई कंडक्टर रखा हुआ है। तो यहाँ पर अपने पास कोई कंडक्टर रखा हुआ है जो कि कुछ ऐसा है, ठीक है। कंडक्टर अभी हेमिस्फेरिकल के फॉर्म में। तो नेट फ्लक्स इसमें कितना इंड्यूस्ड हुआ है ये अपने को बताना है। ट्राई करें। देखो बेटा, यहां से अपने को फ्लक्स पूछा है, एरिया मान लेते हैं कुछ भी होगा। इसके लिए अगर बॉटम फेस के लिए देखा जाए तो यहाँ के लिए तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो कोई बात नहीं। ऊपर के लिए भी देखा जाए तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो दोनों के लिए 0 होगा। अब फील्ड लाइंस देखो दो बार कट कर रही है, तो वो नेट 0 ही होना है। कैसे आप प्रूफ भी कर सकते हैं? मान लो इस पोर्शन का आप देखें, तो इस पोर्शन का जब आप प्रोजेक्शन लेंगे बेटा, इस पोर्शन का जब आप एरिया लेंगे, तो ये एरिया कुछ इस प्रकार का है। लेफ्ट वाले का हम लोग देख रहे हैं और एरिया वेक्टर अपने पास पीछे की तरफ होगा। तो अगर लेफ्ट के लिए हम लोग देखें फ्लक्स बिकॉज ऑफ लेफ्ट पोर्शन, तो वो कितना होगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस 180 डिग्री, यानी कि ये कितना आया बेटा? यानी कि पूरा। गॉस लॉ हमें बताता है कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस जो होगा, और वो सरफेस कैसा होना चाहिए? हमारे पास क्लोज होना चाहिए। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, जो टोटल फ्लक्स होगा किसी भी क्लोज सरफेस से, वो किसके बराबर होगा? वो प्रोपोर्शनल होगा टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। जो अपने पास सरफेस है उसमें से जितना चार्ज जा रहा है या जितना चार्ज उसके अंदर है उसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर गॉस लॉ को हम लोग लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इट स्टेट्स दैट it states that the the total electric flux through the surface through a closed surface closed surface is is equal to the total electric flux through a closed surface is equal to या is proportional to ज्यादा बेहतर है, तो is proportional to is is proportional to the net charge, the net charge enclosed, net charge enclosed within surface। और डिटेल में अभी समझने वाले हैं, फिलहाल इसका मैथमेटिकल फॉर्म देख लेते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं? फ्लक्स जो कि है हमारे पास ई डॉट
dA इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, यानी नेट फ्लक्स जो प्रोपोर्शनल है हमारे पास चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। कौन सा सरफेस लेंगे वो भी अभी अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं। फिलहाल हम लोग इतना जान सकते हैं कि टोटल फ्लक्स जो, या कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बाद में हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी चर्चा करेंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, मान लो हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है ये, और इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, अ, इस क्लोज सरफेस के अंदर कुछ चार्ज है, तो यहां से निकलने वाले जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे वो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा कि उसके अंदर कितना चार्ज है। क्यों बाहर का चार्ज कंसिडर नहीं करते हैं क्या? हम लोग उस बात को समझेंगे। उसका जवाब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, जिसमें हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, वो उसका जवाब है, समझेंगे अभी वापस। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेस्ड ऑन गॉस लॉ। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो बेटा, समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। सबसे पहला सबसे पहला पॉइंट जो अपना गॉस लॉ है, ये किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए वैलिड, चाहे उसका शेप साइज कैसा भी हो। तो गॉस लॉ वैलिड है किसी भी क्लोज्ड सरफेस के लिए, बट हम लोग देखेंगे कि कुछ गिने चुने यूज में, केसेस में ही हम लोग उसको यूज कर पा रहे हैं। ये डिफिकल्टी जो है ये हमारा है कि हम लोग उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं। वो वैलिड हर केस के लिए है, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट इज गॉस लॉ इज वैलिड फॉर, गॉस लॉ इज वैलिड फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। Gauss law is valid for any closed surface of any shape and size, of any shape and size, कोई भी shape and size के लिए valid। दूसरा दूसरा पॉइंट, the charge, the electric field, the electric field obtained या the electric field written in LHS। चलो इसको लिख लेते हैं। मान लो, समझो उस बात को, अगला पॉइंट लिखने से पहले उस बात को समझ ही लेते हैं हम। मान लो यहां पर बेटा अपने पास एक क्लोज्ड सरफेस, मान लो यहां पर कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, कैसा भी शेप का साइज का होना चाहिए, मान लो कोई भी है। तो मान लो Q1 है, यहाँ पे माइनस Q2 है, यहाँ अंदर Q3 है, और बाहर में Q4 है। अब समझना, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज है, जो सरफेस के अंदर है और जो सरफेस के बाहर है, ये उन सब के कारण है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने गॉस लॉ, क्या था गॉस लॉ, अभी अभी हम लोगों ने देखा गॉस लॉ, वो क्या है अपने पास, E डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस एक्सप्रेशन में, ये बिकॉज ऑफ ऑल द चार्ज है जो कि प्रेजेंट है यहाँ पर। तो कौन कौन सा चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ द ऑल चार्जेस है, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, और कैलकुलेटेड from Gauss law is because of all the charge, is because of all the charge, is because of all the charge present inside or outside, or outside, ठीक है। बट जो हम लोग Q इनक्लोज लिख रहे हैं उसमें सिर्फ चार्ज इनसाइड है, बाहर वाले चार्ज के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं आ रहा, या नेट फ्लक्स कुछ नहीं आ रहा। क्यों सर, बाहर वाले चार्ज के कारण फ्लक्स क्यों नहीं आ रहा? याद करो कल हम लोग एग्जांपल किए,
एग्जाम्पल ये था कि मान लो यहाँ पे कोई बाहर का चार्ज है, तो ये जब सरफेस को कट कर रहा है, यहाँ से निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हैं, तो ये क्लोज्ड सरफेस को कितनी बार कट कर रहा है बेटा? 2 बार कट कर रहा है, 2 बार कट कर रहा है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा इसके कारण? 0 होगा, नेट फ्लक्स 0 होगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आया सर? वापस से एक और एग्जाम्पल देखो और समझ में आएगा। देखो ये एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल लास्ट क्लास में हम लोग कर रहे थे। मान लो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, ठीक है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया मैंने, और अगर मैं बोलूं कि बेटा इस इलेक्ट्रिक फील्ड में ये अपने पास एक सरफेस रख दिया गया है, तो नेट फ्लक्स कितना होगा? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, 2 जगह कट कर रही है, तो नेट फ्लक्स 0 होगा। कैसे 0 हो गया सर नेट फ्लक्स? जब आपने इसका प्रोजेक्शन लिया तो इसका एरिया वेक्टर आया बेटा पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड था आगे की तरफ। तो अगर लेफ्ट साइड के लिए मैं लेता तो कितना आता फ्लक्स? अगर फ्लक्स बिकॉज ऑफ लेफ्ट साइड देखते तो कितना आता? -EA। ये पोर्शन का एरिया अगर लेते हैं तो वैसे ही अगर राइट साइड का लेता तो जो फ्लक्स आता हमारे पास राइट साइड के लिए, उसका एरिया वेक्टर तो इधर होता, तो फ्लक्स ड्यू टू राइट साइड आ गया हमारे पास कितना? EA। तो नेट फ्लक्स कितना आया? 0। मतलब क्या हुआ? सपोज इसी सेम अरेंजमेंट को अगर मैं यहां पर दूसरे तरीका से दिखा दूं कि मान लो अपने पास ऐसा कोई शेप है, वही सेम चलो शेप, कटोरा, आधा कटोरा ले लिया। अब यहां पर कहीं पे चार्ज रख दिया बेटा मैंने Q1, यहाँ पे Q2, बाहर में Q3। तो अब Q3 के कारण जो फील्ड आएगा देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेगा? इसको 2 बार कट कर रहा, 2 बार कट कर रहा, यानी Q3 के कारण जो फ्लक्स होगा वो 0 होगा। Q3 के कारण फ्लक्स में जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है वो 0 होगा। तो नेट फ्लक्स बिकॉज ऑफ क्यों हो? कौन सा चार्जेस के कारण? वही चार्जेस जो कि अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम लोग चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं या थर्ड पॉइंट में इसे लिख सकते हैं। थर्ड पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं क्या? द Q इनसाइड रिटर्न इज only the charge only the charge present inside present inside present inside इनको बता रहा हूं। अगर ऐसा बोला गया हमारे पास कि एक सरफेस है, if a surface if a surface if a surface encloses a if a surface encloses a electric dipole electric dipole डाइपोल। तो अपने पास कोई भी सरफेस है, मान लो ये यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल है, मतलब -Q एंड Q है सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। देन Q enclosed then Q enclosed is also equal to 0. Net flux is equals to flux. Net flux is also equal to 0. But electric field on the surface of on the surface electric field on the surface electric field on the surface may not be 0। ये 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, may not be 0। यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाले, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो वही बात बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालो या सरफेस पे निकालो, आप यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, यहाँ निकालो, ये 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, हमारे पास सवाल बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल a/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्वायर प्लेट। एक स्क्वायर प्लेट है जिसके सेंटर से a/2 की दूरी पे वो रखा हुआ एक चार्ज प्लेट। जो स्क्वायर प्लेट है उसका साइड की वैल्यू कितनी है? A है। तो आपको टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस स्क्वायर प्लेट से कितना जा रहा ये फाइंड आउट करना। ठीक है, हमारे पास पहले स्क्वायर का प्लेट, एक स्क्वायर प्लेट बना लो। तो मान लीजिए यहां से ये अपना स्क्वायर प्लेट है, स्क्वायर प्लेट। अब इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, तो ये इसका साइड था A, ये भी A, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, मतलब ये जो हाइट है हमारे पास ये है a/2 के बराबर।
यहां से फ्लक्स निकालना। अपने को पता है इस टोटल क्लोज्ड सरफेस अगर हो तो वहां से कितना फ्लक्स निकलता वो हम लोग जानते हैं। यहाँ पर चार्ज रखा हुआ है क्यू, तो हम लोग क्या करें, एक क्लोज्ड सरफेस को बनाते हैं, क्लोज सरफेस को बनाते हैं। तो चलो एक क्लोज सरफेस को बना दिया जाए, है ना। एक क्लोज्ड सरफेस को ही बनाते हैं हम लोग, आओ चलो। ये बन गया क्लोज सरफेस। मतलब जो स्क्वायर प्लेट था वैसे 6 स्क्वायर प्लेट को लेकर हम लोगों ने क्या बना दिया है, अभी एक क्यूब बना दिया है। अब ये क्यूब के सेंटर पे है, ठीक है। तो देखो बेटा, टोटल फ्लक्स किसी भी सरफेस से कितना जाता हमारे पास, वो जाता क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। और यहां पर कितने, एक फेज से कितना जाएगा, टोटल फेज कितने हैं हमारे पास, 6 फेज हैं। तो एक फेज से कितना जाएगा, यानी नेट फ्लक्स जो जा रहा होगा एक फेज से, वो जाएगा 1/6 ऑफ टोटल फ्लक्स, यानी 1/6 ऑफ क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज की वैल्यू क्यू है, तो ये आ जाएगा Q/6 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इन तीनों केस में भी अगर हम लोगों से फ्लक्स पूछा जाता है, ये सारे फ्लक्स को ध्यान से देखना, सारी केसेस को ध्यान से देखना, तो इन सारे केस में भी पूछ लेता है। मान लो अपने पास एक हेमिस्फेयर है और इसके बॉटम में चार्ज रखा हुआ है ना, इसके बॉटम में चार्ज रखा हुआ, तो पूछा है टोटल फ्लक्स। या फिर दूसरा क्या पूछेगा कि अपने पास सपोज यहाँ पर एक सिलेंडर है, मान लो ये सिलेंडर है, यहाँ पर चार्ज रखा गया, बॉटम में चार्ज रखा गया, तो बोलेगा कितना फ्लो फ्लक्स जा रहा। एक कोन रख देगा, कोन के बॉटम में रखेगा तो बोलेगा कितना फ्लक्स है। या फिर मान लो ये सरफेस रखेगा, बोलेगा एक क्यूब है, क्यूब के सरफेस पे रखा हुआ है, तो बताओ कितना फ्लक्स है। ठीक है। तो ये सब केस में देखो बेटा, हमें सरफेस को क्लोज करना है। तो अगर पहले केस में देखा जाए तो क्लोज हम लोग कैसे कर सकते हैं कि बॉटम में भी एक कटोरा डाल दो, तो टोटल फ्लक्स का आधा जा रहा है। यहां से कितने फ्लक्स जाएंगे, आधा जा रहे होंगे ना, टोटल फ्लक्स जाएगा। बट ये नीचे वाला पोर्शन तो अभी फ्लक्स से जा नहीं रहा, किसी क्लोज सरफेस से इनक्लोज नहीं है, तो आधा फ्लक्स चला गया, यानी कितना हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली इस वाले केस के लिए सिलेंडर के बॉटम में रखा है, तो टोटल फ्लक्स कितना है, उसका आधा ही जाएगा, तो वो भी कितना हो जाएगा Q/2 एप्सिलॉन नॉट। कोन के सरफेस पे रख दिया, कोन के बॉटम में रख दिया, कोन के बॉटम में रख दिया, यहां पर चार्ज पार्टिकल रख दिया, अभी भी फ्लक्स देखा तो आधा ही जा रहा। या फिर आप इस केस में रख दो, तो यहां भी फ्लक्स देखो तो ऊपर वाले से कोई जा नहीं रहा, नीचे वाला आधा से जाएगा, तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, सारे केस में आधा हो जाएगा। ठीक है। इस सवाल में देखो, इस सवाल में अपने पास क्या बोल रहा है, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, और वो वहां पे चार्ज कहाँ रखा है, चार्ज सपोज यहां पर इस कॉर्नर में रखा है ना। तो यहां पर इस कॉर्नर में चार्ज रखा। अब इस कॉर्नर में चार्ज रखा तो इसको ढकने के लिए कितने लगेंगे, हमेशा चार्ज को इनक्लोज करना है, यहां पे रखा हुआ, तो एक आगे लगेगा, एक इस साइड लगेगा और दूसरा उसके पीछे लगेगा, तो टोटल कितना लगा, 1 2 3। आप टोटल 4 क्यूब रखते हैं तब ये वाला पोर्शन ढका जाता है। तो यहां पर अगर कोई चार्ज है तो टोटल फ्लक्स बताने के लिए अपने को कितना रखना है, एक क्यूब, दूसरा क्यूब, तीसरा क्यूब, और ये चौथा तो खुद ही है। तो अगर 4 पार्ट से आप इसे इनक्लोज करते हैं, कब, जब चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा हुआ, किसी कॉर्नर में रखा हुआ है, तो आप 4 पार्ट से इनक्लोज करते हैं। देखो डायग्राम, यानी नेट फ्लक्स अगर निकाला जाए, अगर नेट फ्लक्स निकाला जाए तो वो कितना होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। यहां पर कितना है, 1/4 ही होगा, तो यहां पर फ्लक्स की बात की जाए तो 1/4 ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, ये रहेगा इसका। देख बेटा, अगला पार्ट क्या बोला है हमसे कि जो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल है, वो कहाँ पे रखा हुआ, वो किसी एज पे रखा, मतलब इस कॉर्नर पे रखा हुआ चार्ज पार्टिकल, यहाँ पे रखा हुआ है। तो नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब पूछा है, तो अगर यहाँ पे रखा है तो कितना पार्ट रखेंगे, एक सामने, दो पीछे, नीचे वाले पार्ट को तो कवर कर देंगे, यानी एक यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो नीचे 4 हो गए। और ये इस पोर्शन में तो ऊपर भी कवर करना है, तो 1 2 3 4,
यानी टोटल कितने से हम लोग कवर कर रहे हैं? 8 से कवर कर रहे हैं। तो इस क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा होगा? इस टोटल क्यूब से कितना फ्लक्स जा रहा होगा? अगर यहां पर देखा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू कितना होगा? Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है। एक और पार्ट जो इसमें बहुत पूछा जाता है वो ये रहता है कि बताओ पार्ट्स, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, बताओ पार्ट्स, कोई भी पोर्शन बोल देगा, पार्ट भी नहीं, कोई पोर्शन बोल देगा। सपोज पोर्शन थ्रो, क्वेश्चन बोलेगा अपने पास, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रो, फ्लक्स थ्रो कुछ कुछ पोर्शन। कौन कौन से पोर्शन? पहला पोर्शन होगा हमारे पास ए बी सी डी, दूसरा पोर्शन हमारे पास ए एफ ई डी, ये वाला साइड में ड्राइंग बनाया हुआ है। तीसरा पोर्शन हमारे पास ए एफ एच बी, कितना होगा? दूसरा पूछा जाएगा फ्लक्स थ्रो, फ्लक्स थ्रो ए, ए तो हो चुका है ना, फ्लक्स थ्रो ए नहीं, एक सेकेंड, फ्लक्स थ्रो एफ ई जी एच पहला, दूसरा बॉटम वाला, और तीसरा पीछे वाला। तो बॉटम वाला है बी सी जी एच, एंड पीछे वाला है हमारे पास डी ई जी सी। इन दोनों से फ्लक्स पूछा जाएगा। तो बेटा जो पोर्शन चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, जो पोर्शन चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, तो ये चार्ज इनक्लोज किया हुआ पोर्शन है। तो जिस पोर्शन में चार्ज इनक्लोज है, जिस पोर्शन में चार्ज इनक्लोज है, चार्ज को टच कर रहा है, जो पोर्शन चार्ज टच कर रहा है, वहां पर एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं। वहां पर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, और अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 के बराबर, उसके लिए फ्लक्स की वैल्यू 0 के बराबर है। वेयर एज जो फेस चार्ज को टच नहीं कर रहा है ना, जो फेस चार्ज को टच नहीं कर रहा, तो चार्ज टच नहीं करने वाले देखो लिख लिया हम लोगों ने, कौन सा? एफ ई जी एच, बॉटम वाला फेस लिख लिया और बैक वाला पोर्शन ले लिया। जो टच नहीं कर रहा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड वहां पर नेट फ्लक्स हो जाएंगे। तो देखो एक क्यूब से कितना जा रहा था? 1/8। अब 1/8 कितने में डिवाइडेड हो गया? 3 में डिवाइडेड हो गया, तो इनके लिए फ्लक्स कितना हो गया? 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर, 1/24 क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ये सवाल देखो और इस सवाल को बनाने की कोशिश करना। ये सवाल अपने पास बोल रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया हुआ हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड जो दिया हुआ है वो है 3x आई कैप। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म नहीं है, वो x के साथ वेरी कर रहा है। तो आप इसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग रख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, यहाँ पर x के साथ वेरी कर रहा, किधर? x के साथ भी जा रहा और y के साथ भी जा रहा। y में जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ, बट x में डिफरेंट डिफरेंट x के लिए ये वेरी करता हुआ जा रहा। ठीक है। तो अपने से बोला है कोई गॉसियन क्यूब रखा हुआ है, तो फ्लक्स थ्रो कितना होगा? लेफ्ट फेस, राइट फेस कितना होगा, टॉप फेस कितना होगा, बॉटम फेस कितना होगा? बॉटम नहीं पूछा ना, नहीं पूछा है सर, राइट फेस, लेफ्ट फेस एंड टॉप फेस पूछा है। तो चलिए ट्राई करते हैं। इस सवाल में जब हम लोग बना रहे हैं तो अपने को क्या क्या देखना है? 3 फेस पूछा गया, एक राइट फेस पूछा गया, लेफ्ट फेस पूछा गया, टॉप फेस पूछा गया। ठीक है। तो चलो टॉप फेस से ही स्टार्ट कर देते हैं। पहला मान लिया टॉप फेस बोला, टॉप फेस पे देखना है अपने। अच्छा, तो टॉप फेस पे बेटा देखो, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स इस डायरेक्शन में, और ऊपर वाई डायरेक्शन में कौन सा है? वाई डायरेक्शन में यहाँ पे है ई वाई। जो इस पे एरिया वेक्टर होगा वो ऊपर की तरफ होगा, एरिया वेक्टर, है ना, क्योंकि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है।
एरिया कितना लेंगे बेटा, क्यूब है। देखो ये पॉइंट दिया हमारे पास 1, ये पॉइंट दिया 3, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस 2 है, यानी साइड कितना है 2 है। यानी कि टॉप फेस पे जब आप फ्लक्स निकालें तो किसको लिखें हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन इनटू एरिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन तो कांस्टेंट है, यानी हम लोग लिख सकते हैं 4। एरिया अपने पास कितना आ गया, 2 का स्क्वायर, यानी आया 16। ठीक है, 16 आया। इसका यूनिट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। अच्छा, अब दूसरा आते हैं हम लोग, सेकेंड आते हैं, कौन सा, लेफ्ट फेस के लिए चलो लिख लेते हैं, फिर राइट फेस लिखें। तो अगर लेफ्ट फेस पे लिखें, लेफ्ट फेस, ठीक है, तो लेफ्ट फेस पे अगर आप जाएं तो एरिया वेक्टर किधर होगा, पीछे की तरफ होगा, यानी एरिया वेक्टर में लिखूं तो वो कितना होगा, -2 का स्क्वायर 4। माइनस क्यों, क्योंकि आप अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैंने माइनस लिख दिया। नहीं तो आप सिर्फ 4 लिख सकते हैं, 4 एरिया की वैल्यू रख लीजिए, और कॉस के जगह पे आप क्या क्या कॉस 180 लिख लेना, बस इतना याद रखना, यही है हमारे पास। ठीक है, तो एरिया वेक्टर पीछे की तरफ मैंने -4 ले लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर रहेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ई इज इक्वल टू 1। देख बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स डायरेक्शन में वो क्या है, वेरी कर रहा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 3x है। 1 वैल्यू पुट कर दो तो 3 इंटू 1 हो गया, है ना। यानी कि फ्लक्स कितना आया बेटा, फ्लक्स आया हमारे पास माइनस 3 इंटू 4, यानी कि आया हमारे पास -12 न्यूटन पर कूलम मीटर। अगर फेस में राइट साइड में लिखूं, ठीक है, तो राइट फेस के लिए लिखूं, राइट फेस, तो अगर राइट फेस के लिए बेटा लिखना है तो राइट फेस का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है। तो एरिया वेक्टर अगर हम लोग लिखें तो ये कितना है, 4, किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो आप चाहो तो 4i कैप भी लिख सकते हो, बहुत चाहिए तो 4i कैप, यहाँ पे भी 4i कैप, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 4j कैप लिख सकते हैं आप, ऊपर वाले में एरिया इज इक्वल टू 4j कैप। अच्छा, तो 4i कैप लिख लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने पास एक्स के साथ वेरी कर रहा है, यानी वो कितना है हमारे पास, 3 इंटू एक्स की वैल्यू है 3, तो है 9। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू राइट अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, तो ये कितना आया, 36i आया। ठीक है, तो तो राइट फेस से कितना है, निकल गया, लेफ्ट फेस से कितना है, निकल गया, यूनिट लिखना चाहो, अच्छा ये 36 रहेगा, है ना, दोनों को। चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, 9i कैप ये था, तो 9i कैप डॉट डॉट 4i कैप, तो ये 36 आ गया। ये कितना इसका यूनिट हुआ, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो राइट फेस का आया 36, लेफ्ट फेस का आया -12, और टॉप फेस का आया कितना हमारे पास, टॉप फेस का आया 16। चाहो तो बॉटम फेस का भी निकाल सकते हो आप, बॉटम फेस में एरिया वेक्टर नीचे की तरफ हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ हो जाएगा, बस यही रहेगा, यानी वहां पे कॉस 180 आएगा, यानी कि वो आएगा -16 के बराबर आएगा। ट्राई कर सकते हो। फिर से सुनो बेटा, अगर टॉप फेस पे हम लोग बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में कोई काम का नहीं है, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ ही वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि कांस्टेंट है 4। तो टॉप फेस के लिए अगर फ्लक्स लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई डॉट एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर हम लोग लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर, चाहो तो आप इसको डॉट भी लिख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर अगर हम लोग लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, 4j कैप, एरिया कितना है 4j कैप, तो फाइनल कितना आया, 4 इंटू 4 यानी 16 आ गया, कौन सा, टॉप फेस के लिए। अगर लेफ्ट फेस पे देखे तो इस पॉइंट पे ये है लेफ्ट फेस, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वाई के डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं अपने को, क्योंकि वो तो परपेंडिकुलर है, एरिया वेक्टर किधर है, पीछे के तरफ है, -x कैप में, -i कैप में, -x एक्सिस में है ना, तो आप चाहो तो इसे -4i कैप लिख सकते हैं, क्योंकि टू साइड था।
अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट लेफ्ट फेस पे कितना होगा? यहाँ पर x की वैल्यू है, देखो बेटा 3 इंटू एक्स है। x की वैल्यू कितनी है इस पॉइंट पे? तो x की वैल्यू आप देखो तो वो 1 के बराबर है, तो पुट कर दो, आ गया 3। यानी दोनों के लिए अगर हम लोग क्या ले लें, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लें, तो वो आ गया कितना? -12। क्यों? क्योंकि एरिया वेक्टर पीछे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ, दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री का। अच्छा, नेक्स्ट अगर बात करें आप राइट फेस में कितना है, तो देखो बेटा राइट फेस कौन सा पोजीशन पे है? जहां पर एक्स की वैल्यू 3 थी, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकाल लिए? 3 इंटू 3। ठीक है, तो कितना आ गया? 9 आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड, 9 आई कैप। एरिया वेक्टर कितना आया? 4 आई कैप के बराबर। तो फ्लक्स थ्रू राइट फेस कितना आ गया? वो आया 36 के बराबर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लिए या दोनों का आप डॉट डॉट प्रोडक्ट ले लो। देखो बेटा, इस सवाल में अपने से बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोर्शनल है कितना? ई नॉट एक्स आई कैप्स, है ना, मतलब एक्स के डायरेक्शन में। कोई भी इमेजिनरी क्यूब अपने को ड्रॉ करना है जिसके एजेस जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। तो मैं सिर्फ एक्स एंड वाई एक्सिस ही ड्रॉ करता हूँ। सपोज ये वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ किया और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, तो एक्स वाई ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर आप क्यूब ले लें, है ना, इमेजिनरी क्यूब। तो आप क्यूब को कहीं भी ले, कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप इस पोर्शन पे रखें, थोड़ा बाजू में रखें, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो मैं कहाँ पे रख रहा हूँ? मैं यहीं पे रख रहा हूँ, ताकि इस पेज से ही अपने पास सब कुछ निकलने लगे। तो अपना जो क्यूब है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, जिसका साइड कितना है बेटा? ए रखा हुआ है, ए है साइड। ठीक है, तो ये अपने पास क्यूब होगा। बिल्कुल यहीं पे ले लेता हूँ, बिल्कुल यहीं पे ले लेता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, ये 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, बाकी कोई देखना ही नहीं है हम लोगों को, क्योंकि वाई एक्सिस के लिए तो है ही नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, जेड एक्सिस के लिए है ही नहीं, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में देखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं लेफ्ट साइड में देखूं, तो ओरिजिन पे अगर रख दिया तो कितना हो जाएगा? 0। आप ओरिजिन पे नहीं भी रखें, कोई ए डिस्टेंस पे भी रखे, तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। ओरिजिन पे रख दिया मैंने कि 2 स्टेप कम हो जाएगा बस, और कोई दिक्कत नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट फेस में अगर देखा जाए तो 0 है, ठीक है, 0 है। एरिया वेक्टर देखने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी चाहो तो लिख सकते हैं। एरिया वेक्टर अगर लिखा जाए तो वो कितना है? ए स्क्वायर इंटू कौन सा? माइनस आई कैप लिख देता हूँ पीछे की तरफ। अच्छा, राइट फेस में देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू राइट फेस कितना हो जाएगा बेटा? वो ई नॉट इंटू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए के बराबर आई कैप। एरिया वेक्टर अगर इसका लिखूं मैं तो कितना हो जाएगा बेटा? इसका एरिया वेक्टर अगर आप लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर आई कैप के बराबर। अपने को पता है नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है? वो होता है ई डॉट ए, और वही होता है किसके बराबर? क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। अच्छा, अगर ये अपने को पता है तो ई की वैल्यू कितनी है बेटा? ई नॉट इंटू ए। एरिया है हमारे पास ए स्क्वायर, दोनों का डॉट मैंने 1 रख ही दिया, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड कितना आया बेटा? वो आया एप्सिलॉन नॉट इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट इंटू ए का क्यूब के बराबर। ये हो गया आंसर। आप कहीं भी रखें, किसी भी पोजीशन में रखें, जो नेट फ्लक्स के बाद आप वैल्यूज निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू या चार्ज इनक्लोज जितना आएगा वो सेम ही आएगा। किसी भी केस में फ्लक्स सेम ही आएगा, चाहे आप सपोज एक 1 डिस्टेंस पे ही रखते हैं, 2 पे रखते हैं, क्यूब को 3 पे रखते हैं, सब के लिए फ्लक्स सेम आएगा। ठीक है, तो ट्राई कर लेना। जब x को मान लो a पोजीशन पे रखा, जो क्यूब है अपने पास उसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके देख लेना, तो भी बन जाएगा। अगर सेम ही सवाल को, जैसा मैंने अभी आपको बोला कि दूसरे मेथड से बनाकर देखा जाए, ठीक है, इसी सवाल को दूसरे मेथड से बनाकर देख रहे हैं। आओ बेटा, तो यहां पर रख लिया हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये है मेरे लिए x, ये है मेरे लिए
y। अब एक क्यूब रखना है जिसको कोई डिफरेंट डिस्टेंस पे रख देते हैं। तो मान लो अपना क्यूब, अरे हट जाओ भाई, हाँ, मान लो अपना क्यूब यहाँ पर, ठीक है, कोई भी पोजीशन पे। तो सपोज ए वाले साइड पे ही रखते हैं, आप दूसरा भी कोई भी एक जनरल पोजीशन ले लिया, यहां पर लिया है कितना ए, तो ये पोजीशन कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि साइड इसका ए के बराबर है। बस ये बात नोटिस करना, ये है अपने पास क्यूब का बाकी बचा हुआ हिस्सा जो अपने को दिखेगा, ठीक है। चलो, तो अगर हम लोग ये लेते हैं लेफ्ट फेस है, लेफ्ट फेस, तो अगर हम लोग बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एल कितना होगा, वो होगा ई नॉट इंटू एल के बराबर। एरिया वेक्टर कितना होगा हमारे पास, वो होगा माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर पीछे के तरफ होगा, ठीक है। तो तो हम लोग फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड कितना लिख सकते हैं, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट एंड, अच्छा ये ए नॉट इंटू ए हो जाएगा ना बेटा, क्योंकि यहाँ का डिस्टेंस था ए। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट अगर हम लोग लिखें, फ्लक्स थ्रू लेफ्ट कितना हो जाएगा माइनस ए नॉट इंटू ए क्यूब के बराबर। आ जाओ, बहुत बढ़िया। फ्लक्स थ्रू राइट लिखते हैं बेटा, तो इसके लिए एरिया वेक्टर आगे की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट पॉइंट पे लिखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है 2a है, तो इसको क्या लिख सकते हैं ए नॉट इंटू 2a। एरिया कितना है हमारे पास, ये है ए स्क्वायर के बराबर। तो फ्लक्स थ्रू राइट कितना है हमारे पास, ये है हमारे पास ई नॉट इंटू 2 इंटू a क्यूब के बराबर, ठीक है। तो नेट फ्लक्स कितना है हमारे पास, नेट फ्लक्स कितना है, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा क्यू नॉट इंटू ए क्यूब के बराबर, और यही किसके बराबर है, क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के लिए। तो यहां से चार्ज इनक्लोज्ड कितना आया, क्यू इनक्लोज्ड कितना आया, यह आया एप्सिलॉन नॉट इंटू ई इंटू ए क्यूब के बराबर। सेम आंसर पिछले केस में भी हम लोगों ने निकाला। ये सवाल में क्या बोल रहा अपने पास, अगर अगर हमारे पास सवाल में दिया हो कि क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लैम्डा दिया हुआ है। लैम्डा क्या होता है बेटा, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, ये होता है हमारे पास चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है हमारे पास। अगर कोई क्यूब है ना, अगर कोई क्यूब है, अच्छा अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ है, अपने को चार्ज निकालना है, तो हम लोग क्या कर दे, लैम्डा इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो चार्ज निकल जाएगा। तो सवाल में अपने पास क्या बोला कि आपके पास एक क्यूब दिया हुआ है, इमेजिनरी क्यूब। तो ये है हमारे पास इमेजिनरी क्यूब, ये है हमारे पास इमेजिनरी क्यूब। अच्छा, ये है हमारे पास इमेजिनरी क्यूब, बहुत बढ़िया, यह है इमेजिनरी क्यूब। तो इसमें बोला गया कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना हो सकता है, तो फ्लक्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यू इनक्लोज्ड, जितना ज्यादा चार्ज रख दोगे उतना ज्यादा आप क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हो, उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। तो मैक्सिमम लेंथ कितना पॉसिबल है, यहाँ मैक्सिमम लेंथ ये वाला पॉसिबल है, और ये लेंथ किसके बराबर होता है बेटा, तो ये लेंथ √3 टाइम्स ऑफ साइड के बराबर होता है। तो अगर साइड यहाँ पर ए दिया है तो ये किसके बराबर होगा, √3 टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा। यानी कि जो फ्लक्स है हमारे पास, यानी कि जो फ्लक्स है हमारे पास वो किसके बराबर होगा, लैम्डा इंटू √3 टाइम्स ऑफ ए। ये किसके बराबर हुआ, ये हुआ कि इस पूरे में कितना चार्ज इनक्लोज्ड हो सकता था डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया मैक्सिमम फ्लक्स जो कि यहां हो सकता है।